कभी जो है वो जॉइंट पे प्रीडोमिनेंट अफेक्ट है और कभी कभी और सिस्टम पे प्रीडोमिनेंट अफेक्ट है। करेक्ट? तो जब जॉइंट पे प्रीडोमिनेंट अफेक्ट है अगर, तो उसमें दो तरह की है। एक जिसमें कि साइनोवियम पे प्रीडोमिनेंट अफेक्ट है और एक जहाँ पे लिगामेंट और पेरिओस्टियम का जंक्शन होता है उन पे प्रीडोमिनेंट अफेक्ट है। तो जो साइनोवियम पे अगर प्रीडोमिनेंट अफेक्ट है तो वो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ग्रुप ऑफ कंडीशन है, उनमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है, इसलिए उनको सीरो पॉजिटिव भी कहते हैं। पर जहाँ पे लिगामेंट पे अफेक्ट होता है वहाँ पे स्पाइन भी इन्वॉल्व हो जाती है, उनको स्पॉन्डार्थ्रोपैथी भी कहते हैं, उनको एंथेस्मोपैथी भी कहते हैं, उनको सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसलिए जो क्रूशियल बात है वो ये है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस किस तरह के रिएक्शंस हैं? टाइप 3, टाइप 2, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक है। तो टाइप 3 मीन्स इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इम्यून कॉम्प्लेक्स इसलिए बन रहा है पर्टिकुलर जीनोटाइप्स में, पर्टिकुलर जेनेटिक टाइप्स में बन रहा है, HLA टाइप्स में बन रहा है। इसमें जैसे कि B27 में बन रहा है, A28 में बन रहा है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल चैलेंज से आता है। एंटीजन क्या है पता नहीं ठीक से, एंटीबॉडी जो है वो बना रही है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन के जाके डिपॉजिट हो रहा है। जहाँ डिपॉजिट हो रहा है वहीं इन्फ्लेमेशन होता है। अगर साइनोवियम में डिपॉजिट हो रहा है तो साइनोवियल इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अगर लिगामेंट और पेरिओस्टियम के जंक्शन पे डिपॉजिट हो रहा है तो एंथेस्मोपैथी हो रही है। एंथेस कहते हैं, एंथेस मीन जंक्शन ऑफ लिगामेंट एंड पेरिओस्टियम। और इन दो ग्रुप्स में प्रीडोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो जॉइंट्स का है। बाकी सारी जगहों पे और इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं। अगर ऊपर से शुरू करो तो आई का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्क्लेराइटिस हो सकती है, यूवियाइटिस हो सकती है। आई का हो गया। इसके बाद पैरोटिड ग्लैंड का और लैक्राइमल ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जोगरन सिंड्रोम हो गया। इसके बाद लिम्फ नोड्स और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसमें कि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली लिम्फेडेनोपैथी होती है। ठीक है? तो हेपेटोमेगाली लिम्फेडेनोपैथी ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर है, JRA के। या स्टिल्स डिजीज जिसमें कि स्प्लीनोमेगाली होती है और बच्चे में इन्वॉल्वमेंट होता है। या न्यूमोकोनियोसिस के साथ साथ लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको कैपेलन सिंड्रोम कहते हैं। या पूरा का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसको कि पूरा का इन्वॉल्वमेंट एफ्यूजन या थिकनिंग हो जाती है। या पेरिकार्डियम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसमें कि वायर लूप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है और एली सेल्स मिलती हैं। उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। बटरफ्लाई पिगमेंटेशन होता है फेस में, किडनी में पिगमेंटेशन, किडनी में वायर लूप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाती है। या यूरेथ्राइटिस यूवियाइटिस आर्थराइटिस होती है, जिसको रीडर सिंड्रोम कहते हैं। या एंट्रिक इन्वॉल्वमेंट होता है इंटेस्टाइन का, एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस हो जाती है। एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस में ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप की होती है। तो होस्ट पाइप कोलन होता है, डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है? इसके बाद स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो सोरियाटिक आर्थराइटिस हो जाती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इश्यू क्या है?
ब्रॉडली स्पीकिंग इशू इस तरह से है कि अगर बीमारी को समझना है तो इसकी पैथोजेनेसिस को समझना है, और इसकी पैथोजेनेसिस समझने के लिए ये समझना है कि एक क्रोमोसोम 6 होता है, क्रोमोसोम 6, इसके शॉर्ट आर्क पे एक HLA लोकस होता है। ये HLA लोकस टिश्यू टाइप डिफाइन करता है इंडिविजुअल का, और ये बेसिकली 4 ब्रॉड टाइप्स में टिश्यू टाइप डिफाइन होता है। और ये A का जो टाइप है, B का जो टाइप है, इसके नंबर होते हैं 1 2 3 4, इस तरह से नंबर होते हैं। तो A का 3 है, B का 27 है, C का फलाना है, और D का ये। इस कॉम्बिनेशन में ABCD की कॉम्बिनेशन में टिश्यू टाइप डिफाइन होता है। तो सर्टेन टिश्यू टाइप्स जो है वो इन बीमारियों से एसोसिएटेड है, जो कि इम्यून आर्टिकुलर डिजीज कहलाती है, IADs कहलाती है। ये जो टिश्यू टाइप्स हैं, पत्ती जला देना, ये जो टिश्यू टाइप्स हैं, इन्हीं के पास एक जीन होती है जिसको कि IR जीन कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा होता है कि पर्टिकुलर इन टिश्यू टाइप ऑफ इंडिविजुअल में जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आता है, तो ये वो बैक्टीरिया या एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं जिनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन इनकी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन्स तो बायोकेमिस्ट्री में समझते हो क्या होते हैं? इन पेप्टिडोग्लाइकेन्स जैसी चीजें हैं, इनके अगेंस्ट इन इंडिविजुअल्स की जो बी सेल्स हैं, है ना, ये एंटीबॉडी बना लेती हैं, जो एंटीबॉडी एक्टिव होती है, इस तरह की एंटीबॉडी, और ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जहां पर डिपॉजिट होंगे वहां पे बीमारी हो जाएगी। एक ये साइनोवियम में डिपॉजिट हो सकते हैं, तो ये साइनोवियम में क्या होगा, सिमेट्रिकल साइनोवियल स्मॉल जॉइंट, arthritis, fat fertile female of 40, fat fertile female of 40, ठीक है। ये जो बीमारी है, ये पूरी की पूरी बीमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है। तो इसमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ये DR4 के साथ एसोसिएटेड है, और इसमें जो एंटीजन स्टिमुलेट कर सकते हैं वो अमीबा वगैरह में पाए जाते हैं। इसमें जीन DR4 है और पेप्टिडोग्लाइकेन्स का सोर्स अमीबिएसिस है। इसके बाद ये वाले जो ग्रुप है, ये वाली जो ग्रुप ऑफ कंडीशन है, ये लिगामेंट पे डिपॉजिट है। तो ये लिगामेंट में जो डिपॉजिट होती हैं, क्योंकि इसमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है, इसलिए इसको सीरो नेगेटिव भी कहते हैं। सीरो नेगेटिव स्पॉन्ड आर्थराइटिस, SNSA, क्योंकि सीरो नेगेटिव है, और स्पॉन्ड आर्थराइटिस है। स्पॉन्ड मतलब स्पाइन। यूजुअली ये सैक्रोइलियक जॉइंट से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स विद sacroiliac joint and goes upwards in the spine. This is called as the ascending variety. It is also called as Marfan disease. It is also called as ankylosing spondylitis.
और इसमें ये कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और ये यंग वेट में पाई जाती है, ठीक है, और इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। दूसरा ग्रुप है जो कि सैक्रोइलियम से शुरू होता है, पर वो यूजुअली हिप इन्वॉल्व कर लेता है, हिप, asymmetrical involvement of large joints of lower limb, asymmetrical, इसके अगेंस्ट asymmetrical involvement of large joints of lower limb, asymmetrical involvement of large joints of lower limb, ठीक है, हिप और नी। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो साइनोवियल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है टेंडरनेस जो एंथ्रोपोपैथी की होती है, स्पैज्म एंड एंकाइलोसिस, व्हिच इज बोनी एंकाइलोसिस। तो जब बोनी एंकाइलोसिस हो जाती है तो पेन गायब हो जाता है एंड द जॉइंट में becomes movementless and it may fuse in a deformed position or in a functional position. तो ये एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलाइटिस है। इस ग्रुप ऑफ कंडीशंस ये उन्होंने पढ़ा दी थी पिछली बार, अब ये पढ़ा दी, ये पढ़ाएंगे तो बेसिक पैथोलॉजी सबकी सेम है। अब इसी तरह से कभी कभी ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इस तरह की कंडीशन में ऐसे में आई में डिपॉजिट होगा, यूरेथ्रा में डिपॉजिट होगा। तो यूवेटाइटिस, यूरेथ्राइटिस, आर्थराइटिस, इसको हम लोग कहते हैं रीटर्न्स, ठीक है। इसके बाद कभी कभी ये इंटेस्टाइन में डिपॉजिट होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है साथ, इसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस। एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है अमीबा की जगह वो यर्सीनिया एंटेरोपोलिटिका। इसके बाद जो ये डिटर सिंड्रोम का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, यूवेटाइटिस, यूरेथ्राइटिस, आर्थराइटिस का, ये शिगेला है। शिगेला की एपिडेमिक्स के बाद काफी डिटर सिंड्रोम के केसेस होते हैं, शिगेलोसिस। इसके बाद तुम्हारा जो है वो तीसरा है सोरिएटिक आर्थराइटिस, सोरियासिस। इसमें स्किन का इन्वॉल्वमेंट, एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस, डिटर सिंड्रोम, सोरिएटिक आर्थराइटिस। और ये असेंडिंग वाली कहलाती है मेरिस्टेम्पल और ये डिसेंडिंग वाली कहलाती है बेस्ट्रूस। तो ये जो नाम है, कौन सा नाम कहाँ पे प्लेस है, ये खाली हाथी की पूंछ पकड़ना, पैर पकड़ने की तरह से है। बेसिक पैथोलॉजी सबकी वही। इसलिए जब तुम्हारे पास ये केस आए तो इसको क्लिनिकली अप्रोच कैसे करोगे, है ना। सबसे पहले ये डिफाइन करोगे, आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोग्राफिक डाटा बताओगे इसका फर्स्ट है। उसके बाद बताओगे कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स, और जिसमें प्रीडोमिनेंट सिम्टम कौन सा होगा, पेन। पेन का तुम डिफाइन करते हो साइट, कैरेक्टर, इंटेंसिटी, रेडिएशन, ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट टेकन, रिस्पांस, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, एसोसिएटेड फैक्टर। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स यूजुअली होते हैं ह्यूमिडिटी, कोल्ड, मॉर्निंग, रेस्ट, ठीक है। और रिलीविंग फैक्टर इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पर इसमें एसोसिएटेड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसोसिएटेड फैक्टर्स में फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है उसकी हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। आंख, लैक्राइमल ग्लैंड, पैरोटिड, माउथ, एफ्टस अल्सर्स के लिए, लिम्फ नोड्स, लंग एंड प्लूरा, हार्ट, लिवर, स्प्लीन,
lymph nodes, urinary tract involvement, that means kidney, urethritis, और उसके बाद तुम्हारा स्किन। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तुमको आर्टरीज देखनी पड़ती है। मेनी टाइम्स जो रेनॉल्ड्स फिनोमेनन है और जो जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, तो वो भी आर्टरीज को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिकली इन कंडीशन को, इन जगहों को जरूर देखना चाहिए किसी भी केस ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। उसके बाद जो तुम्हारा एग्जामिनेशन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। प्रॉब्लम पेन है क्या? पेन माइल्ड है, एपिसोडिक है, पेन सीवियर है, क्या नाइट को डिस्टर्ब कर रहा है, और अगर कर रहा है तो रिस्पॉन्सिव टू व्हाट? इट इज रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट पेन। उसके बाद क्या पेन के साथ स्पैज़म है, क्या पेन के साथ डिफॉर्मिटी है, क्या पेन के साथ सबलक्सेशन है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन है, और क्या पेन के साथ एंकाइलोसिस है। ये सारे के सारे फीचर्स, तो अगर तुम एग्जामिन करना शुरू करो तो सबसे पहले मुंह खुलवा के देखना चाहिए, टेम्पोरोमैंडिबुलर, फिर उसके बाद नेक का पूरा मूवमेंट करा के देखना चाहिए, सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट, then any reason that is causing pressure on the cord, इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत थरो करना चाहिए। इसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन जरूर देखना चाहिए, जिससे कि यह अंदाज लग जाए कि कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स फ्री हैं या इन्वॉल्व हैं। उसके बाद लंग और हार्ट को केयरफुली ऑस्कल्टेट करना चाहिए। उसके बाद लिवर, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखनी चाहिए, सब तरफ से लिम्फ नोड देखना चाहिए। उसके बाद यूरेथ्राइटिस की हिस्ट्री लेनी चाहिए, रीनल फेलियर के साइज को ठीक से देखना चाहिए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, और सोरियासिस के पैचेस को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तुम्हारी चेकलिस्ट है। दिस इज हाउ यू प्रोसीड टू एग्जामिन दीज थिंग्स। अब इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना चाहिए? इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जनरल इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए। हीमोग्लोबिन, TSC, TLC, ESR, GBP, BTCT, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर, ये तो देखते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए जो कि डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी इंडिकेट करते हैं। उनमें से प्राइमरली दो हैं, एक CRP है और एक ESR, एरिथ्रोसाइट से। इसको मॉनिटर करने में आसानी रहती है कि इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी कम है या ज़्यादा है। तीसरी चीज इसमें ये देखनी चाहिए कि क्योंकि बी सेल से एंटीबॉडीज का लोड ज़्यादा है, इसलिए लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं, सीरम यूरिक एसिड, क्योंकि यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है ना, यूरिक एसिड। और अमाइलोइडोसिस का भी डेंजर होता है, तो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हो इन केसेस में तो अमाइलोइडोसिस का सरोगेट है ना। अमाइलोइडोसिस के लिए तो बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो यूरिक एसिड लेवल हाई मीन सरोगेट ऑफ अमाइलोइडोसिस। वैसे भी क्योंकि ये NSAIDs पे लॉन्ग टर्म रहते हैं, इसीलिए जो रीनल डैमेज है वो उसके चांसेस बहुत होते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा जो है इमेजिंग कर सकते हो लोकल जॉइंट्स की, जिससे कि ये पता लग जाए कि ये जॉइंट इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, कार्टिलेज का क्या हाल है, जॉइंट स्पेस नैरोड है या नहीं। तीसरा, सबलक्स्ड है, मतलब ये डिसलोकेटेड या सबलक्स डिसलोकेटेड में तो नहीं है, इसका मतलब लिगामेंट्स का क्या हाल है। चौथा, साइनोवियम का क्या हाल है। पांचवा, जॉइंट सर्फेसेस एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, जिसको फाइब्रस एंकाइलोसिस कहते हैं, और बोन से भी जुड़ सकते हैं, जिसको बोनी एंकाइलोसिस कहते हैं। विच ऑफ दिस कंडीशन
exists, ये जो है देखना जरूरी होता है। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट क्या है? इनका ट्रीटमेंट सबसे पहले हर जॉइंट को थ्रू इट्स फुल रेंज एवरीडे मूव करना है जिससे कि कोई स्टिफनेस ना आए। इसके बाद कोल्ड और वेट वेदर से बचना है और हीट से इसका आराम मिलता है। इसके बाद अच्छी जॉइंट का मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट का मूवमेंट है वो गुब्बारा फुलाना है जिससे कि कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट चलते रहे। ठीक है। इसके बाद दवा है, तो दवा में यह है कि जो इंडोमेथासिन और फिनाइलब्यूटाजोन है वो एज NSAIDs ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि फिनाइलब्यूटाजोन जो है वो बोन मैरो को सप्रेस करता है, इसलिए इंडोमेथासिन रिलेटिवली प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू फिनाइलब्यूटाजोन। सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस। इसके बाद हमारे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स आते हैं, डमार्ट्स। तो जो सीरो पॉजिटिव आर्थराइटिस है उसमें गोल्ड, क्लोरोक्विन, लेवोमेजॉल, ये ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं डमार्ट्स। और इसमें जो है वो सैलिज़ोपायरिन है, सीरो नेगेटिव में सैलिज़ोपायरिन। और फाइनली जो है इम्यूनोसप्रेसर्स, स्टीरॉइड्स और पल्स स्टीरॉइड्स ये देते हैं। और फिर बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हैं जो कि स्पेसिफिकली ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के अगेंस्ट है ना, वो दवाइयाँ देते हैं उससे मॉडिफाई करने की कोशिश। अल्टीमेटली ये होता है कि ये डिजीजेस दे रन देमसेल्व्स आउट। जो उन्हें डैमेज करना है ये सेल्फ कंटेन्ड है, बाद में खत्म हो जाएंगी 3-4 साल में। उसके बाद एक रेजिडुअल डैमेज बच जाए। रेजिडुअल डैमेज में अगर वो फंक्शनल है तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ती है। एंकाइलोसिस में टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थोप्लास्टी करनी पड़ती है। अगर डिफॉर्मिटी है और मूवमेंट की मेन प्रॉब्लम नहीं है तो करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी करनी पड़ती है। डिफॉर्मिटी है तो ऑस्टियोटॉमी करनी पड़ेगी। अगर पेन है तो फ्यूजन करना पड़ सकता है। अगर मूवमेंट की फंक्शनल लैक है तो आर्थोप्लास्टी करनी पड़ सकती है। ये ब्रॉड मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस कंडीशन। इसके अलावा अगर सिस्टमिक कंडीशन है जो 5 कोलेजन के बिग ब्रदर्स कहलाते हैं, बिगिनिंग विद सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, उनका जो मैनेजमेंट है वो मेडिसिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाए। ठीक है। अब अगर इतना तुम्हारे में बैकग्राउंड है तो फिर तुम्हें ये स्लाइड थोड़ी ज़्यादा समझ होगी।